हेलो एंड वेलकम बैक। तो स्वागत है फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल और इकोनॉमिक्स के जोन में रतन अर्थनीति पर। तो हम लोग फिर से शुरू करेंगे आज फटाफट अपनी सुपर फास्ट क्लास। जैसा कि पता है जेएससी की एग्ज़ाम तो टल गई है, लेकिन अभी पीजीटी का एग्ज़ाम हमारे सामने है। तो आप लोग अपनी जो गति को बनाए रखेंगे, कोई भी कमी नहीं करेगा और हम लोग लगातार जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ेंगे। और आज बार हम लोग फिर से जेएससी का ही एक प्रीवियस ईयर जो पीवाईक्यू है उसको कर लेते हैं। आज फिर हम लोग 80 क्वेश्चन करेंगे फटाफट और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए फटाफट जुड़ जाइए और हम लोग बहुत तेज़ी से करेंगे। क्लियर? तो आप लोग तैयार हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों की तरफ, ताकि सब लोग आएँ और हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक अच्छे से लाइव में। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी ये छोटी सी क्लास, तेज वाली सुपर फास्ट रिवीजन क्लास। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। ये 41वां क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग 40 क्वेश्चन जीएस के जो कर चुके हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्तिगत श्रेणी का प्रमाण विचलन 12 है। यानी जो एक व्यक्तिगत श्रेणी है जिसका प्रमाण विचलन क्या है, 12 है। यदि श्रेणी के प्रत्येक मद को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नई श्रेणी का प्रमाण विचलन क्या होगा। यानी जो क्या है, व्यक्तिगत श्रेणी है। ठीक है, यदि प्रत्येक मद में 2 से गुणा कर दिया जाए तो नई श्रेणी क्या होगी। तो इसमें क्या करेंगे, प्रमाण विचलन कितना है, 12 है। जब 12 है तो 2 से गुणा कर दीजिए, इसी में कितना आ जाएगा, 24। यानी सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 42 नंबर। किन्हीं दिए हुए पदों के विचलन के वर्गों का योग न्यूनतम होता है यदि विचलन लिए जाते हैं। यानी दिए हुए जितने पद हैं, ठीक है, उनके विचलनों का योग न्यूनतम होता है अगर विचलन कहाँ से लिया गया हो। अगर वो विचलन माध्य से लिया गया हो, किस लिया गया हो, माध्य से। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं समांतर माध्य, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य के बीच का सही संबंध बताइए। ठीक है, यानी उसने कहा समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य को बोलते हैं हम लोग ए एम, क्या बोलते हैं, ए एम। ठीक है, अर्थमेटिकल मीन। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, क्या ज्यामिति माध्य, यानी इसको बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। यानी ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जी एम। ठीक है, और क्या करता है, और क्या है, हरात्मक माध्य, यानी इसको बोलते हैं बराबर एच एम। ठीक है, और ये हो जाएगा गुणा और ये हो जाएगा स्क्वायर। यही इसका सही फार्मूला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बीटा इज ग्रेटर देन 3 तो वह कर क्या कहलाता है। देखिए इसमें हम लोग समझेंगे कि इसको क्या कहते हैं, ये प्लेटिकुटिक है, ये लेप्टोकुटिक है या मेसोकुटिक है। तो हम लोग समझेंगे जहाँ पर भी आएगा बीटा 2, ठीक है, बराबर 3। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं मेसो। क्या बोलते हैं इसको, मेसो कोर्टिक। ठीक है, यानी यहाँ पे लिखा है इसका मान अगर क्या होगा, बराबर होगा इसके, ये बराबर 3 होगा तो ये होगा। ठीक है, अब उसके बाद जब, ध्यान दीजिएगा, जब बीटा, ठीक है, बीटा इज लेस देन 3 होगा। ठीक है, बीटा इज लेस देन 3 होगा तो उसको बोलते हैं प्लेटो कोटिक। अगर यही जो दिया है बीटा 2 क्या है, ग्रेटर देन 3, तो ये क्या होगा, लेप्टोकोटिक। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक निर्देशांक आदर्श होता है यदि परीक्षण वो संतुष्ट करता है। यानी एक निर्देशांक कब आदर्श होगा, वो कौन कौन से परीक्षण निर्देश वो क्या बोलते हैं, संतुष्ट करता है। केवल समय उत्क्रमणता, केवल तत्व उत्क्रमणता, या दोनों। देखिए एक निर्देशांक को क्या करना है, ये दोनों को संतुष्ट करना है।
जिसको कि फीसर में दोनों होते हैं, फीसर में ये दोनों आते हैं, फीसर समीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी इज राइट आंसर, यानी 45 का सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तेरा 46 नंबर क्या कहता है कि विस्तार का गुणांक किसके द्वारा प्राप्त होता है, यानी विस्तार गुणांक किसके द्वारा प्राप्त होता है। देखिए विस्तार में क्या होता है कि ये जो एम1 है, ठीक है, एम1 होता है अधिकतम मान और m0 होता है न्यूनतम मान, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अधिकतम में से न्यूनतम मान घटा के बटे के अधिकतम में न्यूनतम मान जोड़ के किया जाता है, ठीक है। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, m1 माइनस m0 बटे के m1 प्लस m0, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदर्श उपसमुच्चय है, प्रतिदर्श किसका उपसमुच्चय है, समंकों का है, समूह का है, बंटन का है या समग्र का है, ठीक है। जो प्रतिदर्श होता है, जो प्रतिदर्श जो होता है वो क्या करता है, वो पूरे समग्र का होता है, ठीक है। आप कुछ भी चीज़ डाटा या आंकड़ा इकट्ठा करते हैं तो वो पूरे समग्र का होता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें लिखा है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बहुउद्देशीय औद्योगिक इकाई है, यानी बहुउद्देशीय औद्योगिक इकाई कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी इंडियन टोबैको लिमिटेड कंपनी, या फिर ऑप्शन नंबर सी कोलगेट इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी रेनबैक्सी, ठीक है। अब देखिए, अब कहीं कहीं कुछ और दिया है, कहीं कुछ और दिया है, ठीक है। कोई बहुउद्देशीय में क्या बोलता है हिंदुस्तान लीवर तो कंफर्म है, ठीक है। कहीं बोलता है कोई कोलगेट इंडिया नहीं है, कोई बोलता है रेनबैक्सी टैबैको नहीं है, कोई बोलता है रेनबैक्सी मतलब इंडियन टोबैको नहीं है, ठीक है। अब क्या करना क्या है, इसमें क्या करना है, अब क्या है देखिए, कहीं ये बता रहा है कहीं ये बता रहा है, ठीक है। तो हम लोग रेनबैक्सी, रेनबैक्सी इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक केवल दवाई की कंपनी है, ठीक है। रेनबैक्सी क्या है, दवाई बनाती है। और कोलगेट क्या है, कोलगेट ब्रश मंजन और फिर उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें उसने बनाने लगी हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसका अभी डाउट में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी लोग मानिएगा, कोलगेट इंडिया लिमिटेड आप मान सकते हैं क्योंकि इसमें केवल वो ब्रश मंजन ही बनाता है, ठीक है। और लेकिन बाकी जगह रेनबैक्सी बोल रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 नंबर कर रहा है, भारतीय कृषि में बृहद पैमाने पर मशीनीकरण संभव नहीं है। जो भारतीय कृषि है, भारतीय कृषि में बृहद पैमाने पर मशीनीकरण संभव नहीं है, क्यों क्यों नहीं संभव नहीं है, जोत विभाजन और विखंडन के कारण नहीं है, किसानों की उदासीनता है, किसानों की गरीबी है, या यांत्रिक उपकरणों की कमी है, ठीक है। देखिए जो भारतीय कृषि है, जो भारतीय कृषि है, ठीक है, भारतीय कृषि में क्या हुआ कि ये क्या क्या सबको ज़मीन बांट दी गई, ठीक है। और कृषि की जो फर्मों की संख्या कम हो गई, जो बड़े बड़े खेत थे वो सब बढ़ गए। और तो इसमें क्या था कि जोत विभाजन और विखंडन के कारण क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं गड़बड़ हो गई। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किस निकाय की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, यानी जो कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के लिए किस निकाय की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ए कृषि मंत्रालय है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है, नीति आयोग है, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, तो देखिए इसका राइट होगा कि कृषि मूल्य एवं लागत औद्योगिक, ठीक है, CACP, ठीक है। CACP में क्या हुआ, इसमें 23 जो फसलें हैं 23 फसलों पर किया गया है ये, ठीक है, 23 फसलों पर ये किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, किसी किस समिति ने भारत में कृषि जोत पर कर की संतुष्टि की, ठीक है, संतुष्टि करी। तो पहला टंडन समिति, राज समिति, केलकर समिति, दंतवाला समिति, ठीक है। तो इसमें किसने की, जो किस समिति ने जो भारत में कृषि जोत पर कर के लिखा कि हाँ कृषि जोत पर भी जो है उसके अनुसार जो है टैक्स वगैरह लगना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या था 1972 में, ठीक है, 1972 में के एन राज समिति है, इन्होंने सिफारिश की, ठीक है, कि भाई अब उस पर भी कर लगना चाहिए कृषि जोत पे भी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं 52 नंबर कहता है कि भारत में बच्चों में कुपोषण की माप किया जाता है, यानी किस आधार पर भारत में बच्चों को कुपोषण माप किया जाता है। तो इसमें क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 1 कैलोरी की मात्रा पर, ऑप्शन नंबर बी परिवार के प्रति व्यक्ति आय पर, ऑप्शन नंबर सी कि 1 वर्ष में कम उम्र के न्यूनतम भार वाले बच्चे जो अस्पताल की सुविधा के बिना पैदा हुए हैं,
ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है 3 वर्ष से कम उम्र के न्यून भारत बच्चे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो 3 वर्ष से जो हैं कम उम्र के बच्चे हैं जिनका भार न्यूनतम है वही कुपोषण वाले में आएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि NS अयंगर एवं अन्य ने किस राज्य में निर्धनता मापने के लिए बेंच की पद्धति का उपयोग किया। ठीक है, मतलब कि कौन सी से जो समिति है, ठीक है, जिन्होंने क्या काम किया था, मतलब इसके आधार पर जो किया था। ठीक है, तो जो अयंगर समिति, इन्होंने क्या था कि इन्होंने और उनके साथ जो टीमें थी, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जो कर्नाटक में निर्धारक माप के लिए वेज पद्धति का प्रयोग किया था। ठीक है, कर्नाटक में कहाँ किया था, कर्नाटका में किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या सेवा या राष्ट्रीय सेवा आय में शामिल होती है, यानी कि कौन सी वस्तु या सेवा राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, यानी कौन सी वस्तु या सेवा जो राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। क्या गृहिणियों की सेवा होती है, समाज सेवी की सेवाएं, स्व उपभोग की वस्तुएं या अनाज। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑप्शन नंबर डी, अनाज जो है राष्ट्रीय आय में शामिल, क्योंकि जो अनाज होगा जो पैदा होगा तो वो अनाज क्या होगा उसमें शामिल होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, साधारण चक्रीय प्रवाह मॉडल में घरेलू संसाधन की आपूर्ति है। यानी जो साधारण जो चक्रीय प्रवाह मॉडल है उसमें क्या है, ठीक, घरेलू संसाधन के आपूर्ति करता है, व्यवसाय अंतिम वस्तुओं की आपूर्ति करता है, या घरेलू अंतिम वस्तुओं की मांग करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो साधारण चक्रीय प्रवाह मॉडल है उसमें 3 क्षेत्र होते हैं, जो कि परिवार, उपभोक्ता या घरेलू, और फर्म या उद्योग क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें ये घरेलू भी आ गया, व्यवसाय भी आ गया, और घरेलू संसाधन की आपूर्तिकर्ता हो गया, व्यवसायिक तथा अंतिम वस्तु आपूर्तिकर्ता घरेलू हो गया, यानी कि उपयुक्त में सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। जनसंख्या का इष्टतम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध बतलाता है, यानी जो जनसंख्या का इष्टतम सिद्धांत है वो किसके बीच संबंध बतलाता है। ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या और संपूर्ण संसाधन, ऑप्शन नंबर सी आश्रित जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या, ऑप्शन नंबर डी वर्तमान जनसंख्या और जनसंख्या की वृद्धि दर। तो 56 क्या कहता है कि जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या का इष्टतम सिद्धांत किसके बीच संबंधित है, जो कि जो जनसंख्या का इष्टतम सिद्धांत है वो जनसंख्या और संपूर्ण संसाधनों के बीच संबंध बताता है। ठीक है, जनसंख्या और संपूर्ण संसाधनों के बीच अपना संबंध बताता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 56 का भी हो जाएगा। 57 बताते हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किसके अधीन आता है। जो वर्तमान में जो है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किसके अधीन आता है। तो जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है वो आता है आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जो कि इसकी निगरानी में आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं 58 नंबर पे। चलिए 58 क्या होता है, बाल लिंग अनुपात की गणना के लिए संगत आयु समूह है। ठीक है, जो बाल लिंग अनुपात जो अनुपात है, ठीक है, उसके लिए संगत आयु की गणना क्या है। ठीक है, 0 से 1 वर्ष है, 0 से 4 वर्ष है, 0 से 6 वर्ष है, 0 से 7 वर्ष है। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर होगा 0 से 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जो कि बाल लिंगानुपात जो है कि जो 1000 पुरुष बच्चों पर महिला की माप की जाती है, जिसमें कि 0 से 6 वर्ष बच्चों को लिया जाता है। ठीक है, अब अगला ऑप्शन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का प्रति हजार पुरुष ग्रामीण लिंगानुपात क्या है। ठीक है, तो जो 2011 की बात है तो भारत में क्या है, भारत का टोटल है 200 क्या बोलते हैं 949। ठीक है, कितना है जो भारत का है, इसमें क्या दिया है ग्रामीण, ध्यान दीजिएगा। पता चला कि आप लोग भारत का ही देख लेंगे लेकिन पता चला कि इसमें ग्रामीण लिखा है। ठीक है, तो ग्रामीण ध्यान देंगे। और अगर जहाँ बात पूछेगा भारत का तो वो तो 943 सबको पता है। ठीक है, और यही अगर बात करेगा उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश का उस टाइम 912 था, क्या था 912। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए फिर से बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया 60 नंबर। प्रथम पंचवटी योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था।
तो पता है मानसून की अनुकूलता था, सबको पता है। 61 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नियोजन में किस योजना का निर्माण प्रथम बार उप प्रारूप का प्रयोग किया गया? यानी जो भारत नियोजन में किस योजना के निर्माण के प्रथम बार उपभोग उप प्रारूप का प्रयोग किया गया था? तो कौन सी योजना है? तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम है, षष्टम है। ठीक है, तो 61 का जो है वो ऑप्शन नंबर 3, ये पश्चिमी हिमस्फीयर जो पश्चिमी पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, इसमें जो पहली बार किया गया था उन करीब समयावधि क्या है, 1900 आपका 74 से 78 तक है। ठीक है, जिसमें स्वास्थ्य समाज कल्याण को प्राथमिकता दी गई थी और यह योजना आयोग का अधिगम मॉडल था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 62 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कब लागू की गई थी? 2 फरवरी 2006 में, 1 अप्रैल 2006 में, 2 फरवरी 2005 या फिर? तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। ठीक है, जो कि जिसको बोलते हैं नरेगा जो आ गया है, जो कि सितंबर 2005 में प्रस्तुत हुआ। ठीक है, तथा 2000 क्या बोलते हैं 2006 हो जाएगा। और 2 फरवरी 2006 में क्या हुआ, लागू की गई। 2006 में लागू की गई। क्लियर। और अब तो इसी को नाम बदल के कर दिया गया है VBG राम जी, 125 दिन का रोजगार हो गया है। ठीक है, चलिए 63 नंबर आते हैं, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो देखिए, भारत में जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, ठीक है, 6 अगस्त 1952 को हुआ। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को हुआ। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टी डब्ल्यू सुल्जे ने आर्थिक समृद्धि के लिए शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में अनुपात दिए थे। टी डब्ल्यू सुल्जे ने आर्थिक समृद्धि के लिए शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित अनुपात दिए थे। शिक्षा पूंजी तथा श्रम का अनुपात, शिक्षा एवं श्रम का अनुपात, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा आय का अनुपात, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा श्रम अनुपात, शिक्षा आय अनुपात तथा शिक्षा निवेश अनुपात। तो उन्होंने क्या दिया था, ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो टी डब्ल्यू ने वो आर्थिक समृद्धि के लिए शिक्षा के संबंध में 3 अनुपात दिए थे, जो कि शिक्षा श्रम का अनुपात दिया था, शिक्षा आय का अनुपात दिया था, शिक्षा निवेश का अनुपात दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलिए मिलान करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मिलान करना है। तो ये क्या कहता है, ए में लिखा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम यानी कि NREP कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो कि ये आया था आपका 1980 में, 1980 में। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना है जो कि नया नया भी आया है, जो कि 2015 में आया है। ठीक है, और काम के बदले अनाज कार्यक्रम ये आया था 2001 में। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी क्या है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी मिला है कार्यक्रम, ये 1983 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंत्योदय प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? गरीबों में गरीबतर, अल्पसंख्यक के जीवन सुधार, ग्रामीण गरीबी दूर करना, अनुसूचित के। जब भी आएगा अंत्योदय वाला तो इसमें है गरीबों में गरीबतर। 67 होता है, विश्व बैंक प्रदान करता है। विश्व बैंक क्या प्रदान करता है? विकासशील देशों को मुलायम ऋण, विकासशील देशों को कठोर ऋण, या मुलायम और कठोर दोनों प्रकार के ऋण। ये सभी गलत है। ठीक है, देखिए जो विश्व बैंक है वो क्या करता है कि वो केवल प्रदान करता है ये मुलायम और कठोर दोनों प्रदान है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक औद्योगिक इकाई जो केवल निर्यात के लिए ही उत्पादन करती है, ठीक है, कही जाती है। यानी एक जो औद्योगिक है जो केवल निर्यात के लिए ही उत्पादन करती है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है EOU। ठीक है, कहते हैं इसको EOU कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 69 नंबर, किसी देश का भुगतान संतुलन उसके निवासियों एवं शेष विश्व के निवासियों के बीच दी हुई अवधि में साधारण रूप से 1 वर्ष में पूर्ण किए गए समस्त आर्थिक लेन देन एक व्यवस्थित विवरण अथवा लेखा है, उसे क्या कहते हैं? यह कथन किसने दिया? अच्छा, मतलब कि ये कथन किसने दिया है, यानी किसी देश का भुगतान संतुलन उसके निवासियों एवं शेष विश्व के निवासियों के बीच दी हुई अवधि में साधारण रूप से 1 वर्ष में पूर्ण किए गए समस्त
आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित विवरण अथवा लेखा है। यह कथन किसने दिया? तो भैया ये कथन किसने दिया बताइए आप लोग। तो देखिए ये क्रॉस मोहन ने दिया। किसने दिया? क्रॉस। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा टिपिकल चीज़ है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, अवमूल्यन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर ध्यान दीजिए। अवमूल्यन के संदर्भ में कथन, इसमें आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ती है। जब अवमूल्यन होता है तो सही बात है, आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। इसमें देसी निर्यात वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। इसमें देसी निर्यात वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, ऐसी बात है? नहीं भाई, इसमें नहीं बढ़ती है। फिर देखिए, इसमें देश में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है। इसमें देश में विदेशी, सही बात है, जब आपको जब सस्ता हो जाएगा तो बढ़ ही जाएगा। इससे विदेशी बाजारों में देशी मुद्रा की मांग बढ़ती है, सही बात है। जब आपको जब थोड़ा सा पैसे में ज़्यादा मुद्रा मिलेगी तो लोग मांग कर लेंगे। ठीक है, तो 1 3 4 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला नंबर है, स्वर्ण मानकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन द्वारा भुगतान संतुलन में स्वयं समायोजन रहता है? यानी कि स्वर्ण मानकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन द्वारा भुगतान संतुलन में स्वयं समायोजन रहता है? कीमतों का सामान्य स्तर, विनिमय की दरें, कीमतों का सामान्य स्तर तथा विनिमय की दरें, आय। ठीक है, और क्या बोलते हैं 71 क्या बोलता है? ठीक है, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी विनिमय दरें। ठीक है, तो जो विनिमय दरें हैं उसमें क्या है, ये परिवर्तन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। इसे कहता है विनिमय नियंत्रण का प्रत्यक्ष तरीका है। विनिमय नियंत्रण का प्रत्यक्ष तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए सरकारी हस्तक्षेप, ऑप्शन नंबर बी विनिमय प्रतिबंध, ऑप्शन नंबर सी बहु विनिमय दरें, सभी। ठीक है, तो 72 क्या कहता है? 72 कहता है कि जो विनिमय दर का जो प्रत्यक्ष तरीका क्या है? सरकारी हस्तक्षेप है, बहु विनिमय दरें भी, और विनिमय प्रतिबंध, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यापार की शर्तें एकल कारक द्विकारक की अवधारणा किसने प्रतिबंध किया? ठीक है, तो व्यापार की एकल कारक द्विकारक, ये है जैकोब वाइनर। जैकोब वाइनर आप लोग याद कर लिया, बाकी कोई चीज़ समस्या नहीं है, जैकोब वाइनर को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत का सिद्धांत आधार नहीं है? ठीक है, मूल्य का श्रम सिद्धांत ये भी है, पूर्ण प्रतियोगिता ये भी है, श्रम का समरूप जो रेखीय समरूप उत्पादन फलन ये भी है। आपको प्रतियोगिता नहीं भाई, पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं, यदि क्वेश्चन क्या कहता है, यदि K/L ए इज ग्रेटर देन K/L, यानी जो बी है। ठीक है, यानी जो ये ए देश हो गया और ये बी देश हो गया। इसमें बताना है कि ऑप्शन नंबर दिया है कि देश ए में श्रम प्रचुर है, देश ए में पूंजी प्रचुर है, देश ए में पूंजी महंगी है, देश ए में श्रम सस्ता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? तो इसका जो राइट उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। देखिए इसमें लोग समझते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि इसका अर्थ है कि ए देश में पूंजी की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। ठीक है, देश ए में क्या है? पूंजी यानी कैपिटल की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। ठीक है, ये बड़ा है, यानी कि जो ऊपर जो के का मान होगा ज़्यादा होगा और एल का मान कम होगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि जिस देश में पूंजी की मात्रा अधिक होती है वहाँ K/L रेशियो से अधिक होता है। ठीक है, अर्थात पूंजी की अधिक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पूंजी अधिक होगी तो पूंजी की मात्रा अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या होगा, जो कि पूंजी श्रम अनुपात K/L एक फर्म की पूंजी तीव्रता का माप सकता है। ठीक है, तो यदि उत्पादन हेतु श्रम लागत अधिक हो तो फर्म के स्थान पर पूंजी को अधिक प्रयोग किया करेगी। इसलिए इसके अतिरिक्त यदि अगर श्रम का अधिक कुशल उपयोग हो तो पूंजी की मात्रा अधिक लगती है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी देश ए क्या है, पूंजी प्रचुर है, इसके पास पैसा ज़्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 76 नंबर क्या कहता है, केंसियन उपागम के अनुसार अवमूल्यन के प्रभाव को निम्नलिखित में से किस विश्लेषण आधारित उपागम द्वारा व्याख्या की जाती है? ठीक है, तो जो केंसियन है, केंसियन इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए मांग व पूर्ति की लोच, ऑप्शन नंबर बी अवशोषण, ऑप्शन नंबर सी व्यापार की शर्तें, ऑप्शन नंबर डी मुद्रास्फीति पर। ठीक है, पर नियंत्रण। ठीक है, तो इसमें क्या देखिए, जो केंसियन है, केंसियन जो क्या कहते हैं,
इसमें हम लोग देखेंगे कि जो इसमें एक सिडनी अलेक्जेंडर है, ठीक है। सिडनी अलेक्जेंडर ने केन्सियन विचारधारा पर आधार पर अवमूल्यन को आय प्रभाव का विश्लेषण किया। उन्होंने अवमूल्यन के अवशोषण सिद्धांत के अनुसार यदि किसी देश के भुगतान से घाटा हो तो लोग जितना उत्पादन करते हैं उससे अधिक अवशोषण कर रहे हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हो चुका है। निम्न में से भिन्न विकल्प क्या है? नाबार्ड, सिडबी, आईडीबीआई, ठीक है। तो सेबी इसमें भिन्न है क्योंकि बाकी सब बैंकिंग है। लघु उद्योग के लिए वित्त की व्यवस्था, लघु उद्योग के लिए वित्त की शीर्षस्थ संस्था कौन सी है? तो क्या बोलते हैं लघु जो क्या संस्था है आपका इसमें लघु उद्योग के लिए? तो वो है सिडबी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें किसका ऑप्शन होगा था? 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 79 क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर वाई वी रेड्डी अध्यक्ष थे, मतलब वाई वी रेड्डी क्या थे? तो वो क्या थे? भारतीय रिजर्व बैंक के कौन थे? गवर्नर थे। जो वाई वी रेड्डी हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, जो कि 14वें नंबर के थे, ठीक है। जो कि 2 जनवरी 2013 को इनका जो हुआ था, जो कि 2015 से 2020 की इनकी अवधि थी, ठीक है। जो 14वें थे। क्लियर। चलिए, और आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है? आरबीआई का लेखा वर्ष जुलाई जून, क्या होता है? जुलाई से जून तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन होता है, भारत में मुद्रा पूर्ति के संबंध में तृतीय कार्यवाही ग्रुप के अध्यक्ष कौन थे? यानी जो भारत में मुद्रा पूर्ति के तृतीय कार्यवाही ग्रुप में कौन थे? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वासुदेवन। कौन हो जाएगा? एक मिनट, नहीं, इसमें थे वाई वी रेड्डी थे। कौन थे? वाई वी रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता में क्या हुआ था? तृतीय कार्यवाहक मुद्रा ग्रुप का गठन हुआ था, ठीक है। जो कि 1997 में किया गया था, ठीक है। जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 24 जून 1998 को दे दी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि 81 का डी राइट आंसर। एसएलआर इस प्रकार प्रभावित किया जाता है, एसएलआर को किस प्रकार प्रभावित किया जाता है, ठीक है। तो एसएलआर को क्या बोलते हैं? एसएलआर जो कि इसको करते हैं ई आर प्लस आई एस प्लस सी ए बी बटे के इजल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब एस एल आर में क्या होता है? ई आर मतलब रिजर्व, आरक्षित, अधिक, ठीक है। और आई एस हो गया सरकारी और अन्य जो प्राप्त प्रतिभूतियाँ हो गई, ठीक है। सी ए बी क्या है? सी ए बी हो गया आपका चालू खाता अधिशेष हो गया। और यल क्या है? कुल मांग और कुल सावधि जमा, ठीक है। यल क्या है? कुल मांग और कुल सावधि जमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर, कीमत स्फीति और बेरोजगारी के बीच मतलब क्या होता है? कीमत स्फीति और बेरोजगारी के बीच दीर्घकालीन प्रतिस्थापन होता है, अल्पकालीन होता है, दोनों के मध्य धनात्मक होता है, दोनों के मध्य विपरीत होता है। देखिए कीमत स्फीति और बेरोजगारी के बीच, जो कीमत स्फीति है और उसके बेरोजगारी के बीच क्या होता है? बताइए आप लोग फटाफट। तो ये होता है आपका अल्पकालीन प्रतिस्थापन। क्या होता है? अल्पकालीन प्रतिस्थापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 बोलते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुद्रास्फीति को मापने में नहीं किया जाता है? थोक मूल्य, उपभोक्ता मूल्य, क्रय शक्ति समता सिद्धांत, या सकल उत्पाद अस्फीति कारक, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? 84 का होगा क्रय शक्ति समता मूल्य, ठीक है। इसका प्रयोग मुद्रास्फीति के मापन में नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। किन वादियों के अनुसार रेंगती मुद्रास्फीति की सहायता करता है? बेरोजगारी की न्यूनतम कम करने में, वास्तविक उत्पाद को अधिकतम करने में, एवं भी दोनों। देखिए जो जो रेंगती मुद्रास्फीति है वो बेरोजगारी को कभी कम करती है और वास्तविक उत्पादन को अधिकतम करती है। ए और बी दोनों इज द राइट आंसर। और 86 कहता है मुद्रा वो है जो मुद्राकार करे। कथन किसका है? ये कथन वाकर का है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 87, मुद्रा को तटस्थ कहा गया जाता है यदि यह अर्थव्यवस्था के वास्तविक चरों को प्रभावित करे, यह अर्थव्यवस्था के वास्तविक चरों को प्रभावित न करे, यह केवल उत्पादन को प्रभावित करे, यह उत्पादन और रोजगार दोनों प्रभावित करे। मुद्रा को तटस्थ कब कहा जाता है? ठीक है, तटस्थ मुद्रा वो होती है जो कि, ठीक है, यह क्या है? यह अर्थव्यवस्था के वास्तविक चरों को प्रभावित न करे, जो अर्थव्यवस्था के वास्तविक चरों को प्रभावित न करे, ठीक है। तटस्थ मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया हम लोग 88 नंबर, प्रदिष्ट मुद्रा क्या है? तो देखिए प्रदिष्ट मुद्रा होती है जो कि मतलब सरकार द्वारा लागू किया जाता है, इसको बोलते हैं विधिग्राह मुद्रा बोलते हैं और आंतरिक मूल्यहीन मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और बी राइट आंसर। 89, मुद्रा गुणक किसके बीच अनुपात होता है? ठीक है, देखिए जो मुद्रा गुणक होता है, ठीक है, अगर कहा जाए तो अगर मुद्रा देखिए दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक बोलते हैं आपको नैरो मनी, एक ब्रॉड मनी। ठीक है, ब्रॉड मनी के संबंध में ऑप्शन नंबर डी होगा और नैरो मनी के संबंध में ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 90 नंबर, केंद्रीय करों से आय का कितना प्रतिशत
क्रमशः 13वें और 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा किया गया था। जो देखिए 13वें में क्या हुआ था 32%, ठीक है, 14वें में 42%, 15वें में 41%, ठीक है, और 16वें में भी 41% ही लगभग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन कहता है कि 19 दिसंबर 2014 को संसद में प्रस्तुत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी नामक विधेयक की अनुशंसा किसने की थी? तो पार्थ सारथी, सोम समिति, रंगरायण समिति, राजचलिया समिति, विजय केलकर समिति, ठीक है। जो 19 दिसंबर 2014 को, ठीक है, संसद में जो प्रस्तुत हुआ था वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी नामक विधेयक, ठीक है, जो कि प्रस्तुत किया गया था विजय केलकर, केलकर जीएसटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन कर उत्प्लावता को इस रूप में दर्शाया जाता है। जो कर की उत्प्लावता है उसको जाता है EBTY बराबर डेल्टा टी घाते बी बटे के डेल्टा वाई इंटू वाई बटे के TB, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 93, GDP में अधिक अनुपातिक वृद्धि के सापेक्ष कर राजस्व में अनुपातिक वृद्धि कराती है। यानी GDP में अधिक अनुपातिक वृद्धि के सापेक्ष राजस्व में अनुपातिक वृद्धि कराती है। कर की लोचशीलता, कर की उदासीनता, कर की उपलब्धता, इन उसको नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? जब अधिक होती है, जब GDP से अधिक अनुपातिक वृद्धि कर के सापेक्ष राजस्व में अनुपातिक वृद्धि कहलाती है कर की उत्प्लावकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक 94 क्या कहता है कि राजकोषीय असंतुलन को ठीक करने के लिए एक आवश्यक शर्त है। सार्वजनिक ऋण पर वास्तविक ब्याज दर GDP का विकास दर से बराबर हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक ऋण पर वास्तविक ब्याज दर GDP विकास दर से अधिक हो। ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक ऋण पर वास्तविक ब्याज दर GDP विकास दर से कम हो। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या कहता है कि राजकोषीय असंतुलन ठीक करने के लिए एक आवश्यक शर्त क्या है? देखिए, जो राजकोषीय असंतुलन ठीक करने के लिए एक विकल्प इसमें है, जो कि सार्वजनिक ऋण पर वास्तविक ब्याज दर GDP विकास दर से कम हो। सार्वजनिक ऋण पर जो वास्तविक ब्याज दर हो वो GDP के विकास दर से क्या हो? कम हो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 95 किसानों को ऋण में राहत देना क्या है? एक योजनागत व्यय है, गैर योजनागत व्यय है, विकास व्यय है या रक्षा व्यय है? देखिए, जो ऋण में राहत वैसा देना, ये सब सारी चीज़ें हैं, ये गैर योजनागत व्यय का हिस्सा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट कहता है यदि किसी वर्ष सरकार की सकल राजकोषीय घाटा 3000 करोड़ है, राजस्व घाटा 1.5 का क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख करोड़ है, और ये 1.5 लाख करोड़ क्या है? राजस्व घाटा है, और ब्याज भुगतान क्या है? 80,000 करोड़ है, ठीक है। तो उस वर्ष का प्राथमिक घाटा, देखिए प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है? प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो इसमें से 3,000 में से जो क्या है 3 लाख करोड़ में से 80,000 करोड़ घटा दीजिए तो कितना आएगा? 2,20,000 करोड़ आएगा, ठीक है। राइट आंसर सी। चलिए 97 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट का पूंजी प्राप्ति है? निम्नलिखित कौन सा सरकारी बजट का पूंजी? सरकार द्वारा अन्य पार्टी को दिए गए ऋण पर ब्याज, सरकार उद्यमों का लाभांश और लाभ, जनता सरकार को दिया संपत्ति का प्राप्ति। देखिए, जो सरकारी बजट में जो पूंजीगत प्राप्ति होती है, ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियाँ होती है जिससे कि क्या होता है, या कुल देयताएं बढ़ें, कुल देयताएं में वृद्धि हो, ठीक है। अब कुल देयताएं में वृद्धि कैसे होगी? तो या मतलब देयताएं या मतलब जो है प्राप्तियों में जो है वृद्धि हो, तो ये होगा कब कि जब जब जो कि मतलब क्या इसमें है जनता से सरकार की उधारियाँ, ठीक है। अब जब जनता से सरकार उधार लेगा तो ये देयताएं बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 58 कहता है लोक वित्त एवं निजी वित्त का क्या अंतर होता है? लोक वित्त तो बजट निर्धारण की प्रक्रिया, गोपनीयता, उद्देश्य या फिर उद्देश्य का, तो ये सभी होता है, ठीक है। जो लोक वित्त में और निजी वित्त में यही अंतर होता है कि उसमें बजट निर्धारण की प्रक्रिया होती है, फिर गोपनीयता भी होती है और उद्देश्य होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 99, पिकाक और वाइजमैन परिकल्पना, वाइजमैन और पिकाक परिकल्पना निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? देखिए, संकेंद्रण प्रभाव है, विस्थापन प्रभाव है, निरीक्षण प्रभाव है, कराधान का प्रभाव नहीं है, ठीक है। कर के बाद पिकाक और वाइजमैन नहीं करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब 100 नंबर आते हैं व्यापार चक्र में निवेश फलन I बराबर अल्फा, कोष्ठ में C 1-1 -1 -2 का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, जो ये है ये व्यापार चक्र के निवेश फलन, ये व्यापार चक्र का निवेश फलन है जो कि पी सिमुलेशन के द्वारा प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक व्यापार चक्र का सिद्धांत यह कहता है कि व्यापार चक्र का कारण क्या होता है? पूर्ति आघात, तकनीकी आघात, युद्ध, राजनीतिक उत्तरफल इत्यादि, समस्त मांग वृद्धि, समस्त मांग में कमी, ठीक है। तो वास्तविक व्यापार चक्र में जो व्यापार चक्र का क्या कारण है? तो ये सभी कारणों से वजह से होता है।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अर्थव्यवस्था में यदि बचत और निवेश फलन दिए गए हैं तो आय का सामंजस्य क्या होगा। तो बचत और निवेश दिया गया है, यानी एस बराबर सबको पता है आई होता है, ठीक है। जब दोनों को बराबर करेंगे तो इधर देखिए इसमें क्या है, तो एस बराबर आई। तो अगर इसमें हम एक ऐसे करते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इधर माइनस है, इधर माइनस है, तो ये जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से इसको अगर घटा भी देते हैं हम लोग, ठीक है, इसको घटाया तो ये बच जाएगा 0.1 वाई, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, ठीक है, 70 बच जाएगा। तो वाई बराबर जब ये आएगा तो 70 बटा यहाँ 700 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 700 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा किन्स के आय रोजगार सिद्धांत की मानता नहीं है। किन्स का सिद्धांत अल्पाइन सिद्धांत पर आधारित है, किन्स का सिद्धांत बंद अर्थ से संबंधित है, किन्स का सिद्धांत अपूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है, अर्थव्यवस्था में अनिश्चित बेरोजगारी उपस्थित है। तो किन्स महोदय क्या कहते हैं, ये है 103 नंबर, ठीक है। तो किन्स कहते हैं, किन्स का आय और रोजगार सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है, ठीक है। ये क्या है, अपूर्वता नहीं होगा, यानी कि यानी सही है, ठीक है। और जो अन्य मानता है यह अल्प अवधि से संबंधित है, ठीक है, ये अल्पकाल से संबंधित है, जो बोलते हैं दीर्घकाल में सब मर जाते हैं। एक बंद अर्थव्यवस्था पर आधारित है, ठीक है। और सरकार की क्या बोलते हैं, किन्स मुद्दे बोलते हैं, सरकार की भूमिका इसमें होती है भाई। और अपूर्ण रोजगार की स्थिति है, ठीक है। समान कीमत पर पूर्ण रोजगार होता है, व्यापार दर मजदूरी दर स्थिर होती है, स्वायत्त निवेश होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में चलिए 104 नंबर क्या कहता है कि स्फीति अंतराल मापता है समग्र मांग के समग्र पूर्ति पर अधिक को ए पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले, बी पूर्ण रोजगार के स्तर पर, सी पूर्ण रोजगार के स्तर पश्चात, या बोध में ए बी दोनों, ठीक है। स्फीति अंतराल को मापता है समग्र मांग और समग्र पूर्ति पर अधिक को, ठीक है, वो कम मापता है, ठीक है। तो कहता क्या है इसमें, तो ये जो कि ये है, ये पूर्ण रोजगार स्तर पे जो समग्र मांग और पूर्ति के जो अधिक काम होता है, जो पूर्ण रोजगार के स्तर में मांगता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, श्रम की मांग कहलाती है। श्रम की मांग क्या कहलाती है, श्रम की मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं, ठीक है। श्रम की मांग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मांग कहते हैं, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 106 नंबर, सीमांत आय ऋणात्मक होती है यदि मांग, सीमांत आय क्या होगी, ऋणात्मक होगी, यदि मांग क्या होगी। देखिए ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे होता है, ऊपर प्लस होता है, ठीक है, और बीच में न्यूट्रल होता है, ये हम इधर माइनस हो जाता है, ठीक है। तो सीमांत आय ऋणात्मक होगी, यदि ऋणात्मक होगी तो नीचे जाने पर क्या होता है, ऊपर जितना बढ़ेंगे लोच बढ़ती जाएगी, लोच बढ़ती जाएगी, नीचे लोच घटती जाएगी, ठीक है। तो क्या है, अत्यधिक पेलशदार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन 107 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता में व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग की कीमत लोच क्या होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग की कीमत लोच क्या होती है। देखिए बात है पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, फर्म क्या समग्र वस्तु का उत्पादन करती है, जिसे एक क्रेता तथा अन्य उत्पादकों की तुलना में एक विक्रेता की वस्तु का अधिमान नहीं होता है, यानी अनंत होता है, ठीक है। जो इसी 10 11 बनेगा, इसी बनाएंगे, जो ऊपर आया यानी कि यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया। अगर ये नीचे से टच करता तो इसको यहाँ पे 0 हो जाता, ठीक है। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब बताते हैं 108 नंबर पे, दीर्घकालीन में पूर्ण प्रतियोगिता होती है, एम आर बराबर एम सी, ए आर बराबर एम आर, एल सी बराबर कीमत उपरोक्त से। देखिए यहीं पर सब होता है, ये सब यहीं पर काटते हैं, ठीक है। ये ए आर एम आर सब जो भी काटना है सब यहीं पर काटेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 100 नंबर, लाभ अधिकतम करने वाली फर्म अल्पकाल में उत्पादन रोक देगी यदि कीमत औसत परिवर्तन लागत की तुलना में कम हो, ठीक है। और सीमांत लागत से कम हो, औसत को लागत में कम हो, औसत को लागत के बराबर हो। तो इसमें क्या होता है कि जो 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 लाभ अधिकतम करने वाली फर्म है, ठीक है, वो अल्पकाल में कब उत्पन्न होती है, यदि उसकी जो क्या है, उसकी जो क्या बोलते हैं, जहाँ पर औसत परिवर्तन लागत की तुलना में क्या होता है, वो कम उत्पादन करेगी। औसत परिवर्तन लागत की तुलना में जहाँ पर उसका उत्पादन कम होने लगा और वहीं पर धीरे से ये फर्म उत्पादन करना बंद कर दिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 102 नंबर, एक विशिष्ट एकाधिकारी उत्पाद के साम्य अवस्था को प्राप्त करता है। एक विशिष्ट एकाधिकारी उत्पाद में साम्य अवस्था को प्राप्त है, कीमत बराबर सीमांत पे, सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत पे, कीमत की न्यूनतम पर, कीमत की उच्चतम होती है, ठीक है। तो जब प्राप्त करता है
एक विशुद्ध एकाधिकारी उत्पादन में साम्य की अवस्था कब प्राप्त करता है? ठीक है, जब विशुद्ध एकाधिकारी कब आता है? जब उसका सीमांत आ गया, यानी कि EMR इक्वल टू MC। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 111 नंबर कहता है कि भारत के खाद्यान्न निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत क्या है? यानी भारत के खाद्यान्न निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत क्या है? ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम समर्थन कीमत और किसानों को दिया गया बोनस पर परिवहन लागतें। ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम कीमत समर्थन पर बोनस ब्याज दर तथा लागत। देखिए इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक, हम लोग सीधे उत्तर पे आते हैं। ठीक है, जो कि 111 नंबर कहता है कि भारत की जो है कितनी, जो भारत खाद्य जो के लिए खाद्यान्न जो आर्थिक लागत है, जो न्यूनतम समर्थन कीमत और बोनस सहित, और जो आकस्मिक लागत और वितरण लागत, यानी कि जो है ये न्यूनतम समर्थन कीमत, प्रापण आकस्मिक तथा वितरण की लागत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल कैसी होती है? विनिमय की सीमांत स्तर पर, स्थापन सीमांत दर पर, रूपांतरण समान दर पर। ठीक है, जो उत्पादन संभावना वक्र की ढाल कैसी होती है? ठीक है, सबको पता है जो उत्पादन जो संभावना वक्र की ढाल होती है, जो कि सीमांत दर के समान होती है। ठीक है, क्या होती है? रूपांतरण सीमांत दर के समान होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 113 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन फलन 1 कोटि का समांग उत्पादन है? ठीक है, 1 कोटि का, तो Q बराबर A × L। देखिए यहाँ पे जो उसका घात होता है, यानी अल्फा, ठीक है, इसको जोड़ने पर मान क्या आना, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कर देगा तो ये इसका भी मान 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी घात बराबर है, दोनों यहाँ भी घात बराबर है, यानी कि ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए और बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है? यदि उपभोक्ता के आय 400 रुपये तथा क्रमशः दो वस्तु ए तथा बी में x तथा y की इकाइयाँ क्रय करता है, जबकि ए वस्तु को 5 तथा बी वस्तु में 10। ठीक है, x और b है। ठीक है, तो मान चलिए यहाँ पर ए बी को कोई मतलब नहीं है, बराबर 400 दिया ही है, समय 400 दिया है। अब कहाँ देखना है? x में 5। ठीक है, 5x दिया है, 5x दिया है, ये कट जाएगा, ये होगा ही नहीं। अब उसके बाद y में देखते हैं, y में क्या है? y में क्या है? 10 है, तो ये 10, ये स्क्वायर कट जाएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन कहता है स्टेल्सकी समीकरण के संबंध में निम्न में से किसके अपघटन से संबंधित है? किसके अपघटन से संबंधित है जो समीकरण है स्टेल्स का? ऑप्शन नंबर ए दिया है मूल्य प्रभाव को प्रतिस्थापन और आय प्रभाव में। यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर बी वस्तुओं को उत्कृष्टता और निकृष्ट वस्तुओं में, वस्तुओं को आवश्यक और विलासिता में, उपभोक्ता और उत्पादन अवशेष में। बताइए 115 नंबर क्वेश्चन क्या होगा इसका उत्तर? देखिए जो स्टेल्सकी है, ठीक है, वो क्या कहता है? मूल्य और जो मूल्य प्रभाव को क्या करता है? प्रतिस्थापन और आय प्रभाव में क्या करता है? संबंधित करता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं 16 नंबर। उपभोक्ता किस वस्तु की कीमत घटाने पर उपभोग घटा देता है? उपभोक्ता किस वस्तु की कीमत घटने पर उपभोग घटा देता है? तो जाहिर सी बात है, जब जो गिफिन वस्तु का जो है जब घट जाएगा, उसकी कीमत घट जाएगी, तो उपभोक्ता उसका वो भी घटा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 170 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से चाप लोच का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तो इसका जो प्रतिनिधित्व कौन करता है बताइए इसमें से? तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, माइनस में होता है जब भी होता है इसका मान। ठीक है, जो कि डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी इंटू P1 + P2 बटे के Q1 + Q2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये क्या कहता है? यदि मांग की लोच का मान 3 हो और औसत आय AR सीमांत आय MR के संबंध में निम्नलिखित किस प्रतिशत करेगा? ठीक है, तो देखिए इसका जो होगा आपका, इसमें एक आप लोग देखा होगा, ठीक है, जो हम लोग AR को P से प्रदर्शित करते हैं, AR को क्या बोलते हैं? P मान लेंगे, और इसका एक बार हम सूत्र बताया था आपको, P बटे के P माइनस क्या हो गया? MR, और इक्वल टू E के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे हम लोग? इसको निकालने के लिए अच्छा उपाय है। ठीक है, इसमें क्या दिया है? ये 3 इधर मान दे दिया है। ठीक है, बराबर, अब क्या है? P इधर है, अब 3 का गुणा ये इधर जाएगा। ठीक है, या ये ऊपर इधर आएगा, इस साइड आएगा, ये चीज़ें उठ के इधर आएंगी।
तो पी से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3p हो जाएगा, 3p माइनस 3mr बराबर क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा p। ठीक है, अब 3p है, ये फिर अगर उठ के इधर आया तो ये हो जाएगा 2p हो गया, 2p बराबर कितना हो जाएगा, फिर ये इधर जाएगा तो ये होगा 3mr। ठीक है, अब उसके बाद ये 3 गुणा में तो भागा चल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा mr बराबर, ठीक है, हो जाएगा ये 2/3 p मतलब ar, ये mr बटा 2/3 ar, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, ये क्या कहता है कि एक्स, एक्स क्या है, एक्स बराबर 400/p है, तो कीमत पी के लिए इकाई अवकलित मांगे, तो 400 है तो 400 और पी का मान 20 दिया है, काट देंगे 20 से आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 120 नंबर पे आते हैं। चलिए अगला क्या कहता है, यदि कीमत घटने पर कुल आगम बढ़ता है तो मांग का वक्र कैसा होता है। यदि कीमत घटने पर कुल आगम बढ़ता है तो मांग का वक्र कैसा कैसा होगा, यानी कीमत घट रहा है तो आगम बढ़ रहा है तो मांग का वक्र कैसा होगा, तो ये लोचदार होगा, इकाई लोचदार होगा, बेलोचदार होगा, पतन कोई नहीं। ठीक है, देखिए जब कीमत घटने पर जब क्या होता है, जब परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, मांग बढ़ा, तो यह इसको बोलते हैं लोचदार। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये हो गया इंड। अब हम लोग शुरू करेंगे यूपी पीजीटी। ठीक है, अब यूपी पीजीटी के हम लोग प्रैक्टिस सेट कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप लोग बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग ये 80 क्वेश्चन कर चुके हैं, 40 क्वेश्चन हम लोग जीएस किए। ठीक है, अभी जीएस का पार्ट बंद रहेगा जब तक कि आपका ये टीजीटी पीजीटी, उसके बाद हम लोग अभी टीजीटी पर फोकस करेंगे 10 तारीख के बाद से। ठीक है, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।